चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बातें हमें पढ़नी है, ठीक है। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में इंट्रोडक्शन क्या होता है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, कह रहे सबसे पहले डाटा का मतलब समझते हैं। डाटा मतलब कोई भी फैक्ट, फिगर या इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी गई है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए। एग्जाम्पल जैसे एक बच्चों के मार्क्स कितने हैं, लोगों की उम्र कितनी है, टेम्परेचर क्या है इस शहर का, या इनकम ऑफ फैमिलीज। एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए हमारा, इस डाटा को हम इकट्ठा करते हैं। जरूरत क्यों है डाटा को ऑर्गेनाइज करने की, इकट्ठा तो कर लिया, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्यों है। कह रहा है जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है या ढंग से अरेंज नहीं हो रखा होता, उसे रॉ डाटा कहते हैं। और वो रॉ डाटा जो है ना, वो इतना आसान नहीं है समझने के लिए। तो इसीलिए जैसे मान लो हमारे पास 100 बच्चे हैं और उसको हमने रेंडमली 100 बच्चों की बातें लिख दी है, तो हम आराम से ये नहीं लिख सकते कि कितने बच्चों ने 40 से 50 के बीच में कितने मार्क्स सिक्योर करे हैं। वो हम आराम से नहीं ढूंढ सकते अगर 100 बच्चों का मैं आपको डाटा लिख के दे दूं, पहले के इतने, दूसरे के इतने। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि डाटा बड़ा सिंपल हो जाए, क्लियर बन जाए और यूजफुल हो जाए। डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब जो भी रॉ डाटा है उसको अरेंज करना और सिस्टमेटिक तरीके से उसको लॉजिकल ऑर्डर में बना के अच्छे से इसको प्रेजेंट करना, ताकि समझने में और एनालिसिस करने में आसान रहे। अब इसके अंदर आप जनरली क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, टैबुलेशन करते हो, या प्रेजेंटेशन करते हो। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप्स या क्लासेस में उसको अच्छे से डिवाइड करना। टैबुलेशन मतलब उसको या तो रो में, ऐसे मान लो ये अपनी रो हो गई, सॉरी ये तो कॉलम बता दिया मैंने, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और या फिर रो में ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करना हो, कोई दिक्कत। क्लासिफिकेशन मतलब डाटा को अरेंज करना अलग अलग क्लास या ग्रुप में अकॉर्डिंग टू कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे मान लो आप 100 बच्चे हो, 100 बच्चों में मेरे को इकट्ठा करना है 100 बच्चों का रिजल्ट। तो ऐसा रहा होगा किसी का भाई 10 नंबर, 15, 22, 20, 25, 37, 47, 75, कुछ बहुत सारे कुछ भी नंबर आ सकते। उसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि सबसे पहला काम क्लासिफाई करो। क्लासिफाई मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शंस में उन्हें बांट के रखो, अच्छे तरीके से डिवाइड कर दो उसको। तो मैंने कैसे करा, मैंने डाटा को ऐसे क्लासिफाई कर दिया कि जिसके 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं, या 0 से 10 छोड़ो, मेरी क्राइटेरिया ये है कि जिसके 30 आएंगे या 30 से कम आएंगे फेल। तो मैंने लिख दिया जिसके 0 से 30 आए हैं वो कितने बच्चे हैं, जिसके फिर 30 से 50 आए हैं वो कितने, जिसके 50 से 60 कितने हैं वो, जिसके 60 से 80 कितने हैं वो, जिसके 80 से 100 कितने हैं। अपने तरीके से कुछ भी तरीके से क्लासिफाई कर दिया। तो क्लासिफिकेशन जब भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं वो रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको यूजफुल बनाने के लिए हम उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। सिंपल शब्दों में क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को डिवाइड करते हैं कुछ ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू उनके बीच में चीजें क्या है या क्या चीजें उनके बीच में अलग है, इस बेसिस में, ठीक है ना। सपोज मान लो आपको एक डाटा इकट्ठा करना है 100 बच्चों का, तो आप क्लासिफाई कर दो इस तरीके से, कोई दिक्कत। चलो, तो क्लासिफिकेशन डाटा को क्लियर बनाता है, तरीके से बनाता है और कंपेरेबल बनाता है, ताकि आप डाटा को कंपेयर कर सको। डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, डाटा को सिंपल बनाना। मतलब बड़े बड़े डाटा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको ग्रुप में अगर हम बांटेंगे तो थोड़ा अरेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट्स थे, उनको इस तरीके से अरेंज कर देना, जिससे थोड़ा आसान हो जाएंगी चीजें। उससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है आपको, क्योंकि जब आप क्लासिफाई कर देते हो डाटा को तो ज्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल डाटा हो जाता है, जिससे आप कंफ्यूजन हटा देते हो और प्रेजेंट करते हो उन फैक्ट को सिस्टमेटिक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्लासिफाई करोगे डाटा, तो वो इमीडिएटली ये बता देगा कितने बच्चों ने हाई मार्क्स स्कोर करे, कितने बच्चों ने लो मार्क्स स्कोर करे। फिर बेटा कंपैरिजन में मदद मिलती है, जब आप डाटा को क्लासिफाई करते हो तो कंपेयर अच्छे से कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का डाटा है, तो उसको उम्र के हिसाब से अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने चिल्ड्रन, कितने एडल्ट और कितने बूढ़े लोग। समरी बनाने में मदद होता है बेटा। समरी जैसे क्लासिफिकेशन में आप जितना भी बड़ा डाटा है उसको एक छोटी सी समरी में कन्वर्ट कर देते हो। बड़ा डाटा है, 100 बच्चों के नंबर इकट्ठे करो, लेकिन एक समरी बना दोगे तो ज्यादा पढ़ना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो, उस तरीके। और ये आगे जाके कल को आप टेबुलेशन करोगे ना, एनालिसिस करोगे, टेबुलेशन एनालिसिस, तो उसमें काम आएगा। यानी कि टेबुलेशन एनालिसिस जब ही होगा जब आप डाटा को क्लासिफाई करोगे, समझ रहे हो। बिना क्लासिफिकेशन के डाटा जो है आगे जाके पढ़ना बेकार है, समझ रहे हो। साइंटिफिक अरेंजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, मतलब ये ऑर्गेनाइज करता है डाटा को लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से, जिससे डाटा ज्यादा सिस्टमैटिक और रिलायबल हो जाता है,
ठीक है ना। अच्छा, रिक्विजिट्स क्या है एक गुड क्लासिफिकेशन के, एक अच्छा क्लासिफिकेशन हो उसके लिए क्या क्या करना है आपको, क्या क्या चीजें होती है। एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड कवर ऑल द आइटम्स ऑफ डाटा, मतलब जो आपका क्लासिफिकेशन है प्रॉपर होना चाहिए और वो हर डाटा को कवर करे। ऐसा ना हो कि डाटा तो सारा इकट्ठा कर लिया था मगर अरेंज ही ढंग से ना कराओ, है ना, वो स्टेप भी तो इंपॉर्टेंट है बराबर से। एग्जाम्पल अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं लोगों को धर्म के हिसाब से, तो मेजर ग्रुप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन सबको इंक्लूड करें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जो क्लास है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और सेपरेट होनी चाहिए एक दूसरे से, है ना। एक आइटम जो है ना वो उसी क्लास में फॉल करना चाहिए, ऐसा ना हो सेम अलग अलग डाटा में दो दो आइटम फॉल करें। जैसे एग्जाम्पल मान लो अगर इनकम ग्रुप 0 से 5,000 और अगला होना चाहिए 5,000 से 10,000, फिर अगला 10,001 से 15,000, ताकि कंफ्यूजन अराइज ना हो, क्योंकि बहुत से लोग 5,000 वाले हुए तो वो इसमें भी आ जाएंगे और अगला 5 से 10 रख दोगे तो वो इसमें भी आ जाएंगे। समझ रहे हो वो सारी चीजें, जैसे 0 से 5, 5 से 10 और इनकम फिर जो है ना 5, वो दोनों में आ जाएंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो। होमोजिनिटी रहनी चाहिए, मतलब सिमिलैरिटी रहनी चाहिए क्लास के बीच में। मतलब एग्जांपल अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो स्टूडेंट्स के स्कोर को मार्क्स से ना, तो ईच क्लास शुड कंटेन ओनली कंटेन मार्क्स, नॉट अ मिक्सचर ऑफ मार्क्स एंड एजेस। मतलब अगर आप सिर्फ डाटा एज का जैसे मान लो एज का डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो सिर्फ एज का हो, या फिर अगर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो मार्क्स का, मैथ्स के मार्क्स का, तो ऐसा ना हो किसी का इंग्लिश का मार्क्स लिख दिया उसमें, सबके पे वो सेम मार्क्स इकट्ठे होने चाहिए। क्लैरिटी मिलनी चाहिए और सिंपल रहनी चाहिए चीजें, है ना। क्या क्या करनी चाहिए क्लैरिटी सिंपल के लिए मैंने आपको समझा ही दिया लगभग। मतलब क्लासिफिकेशन जो है ना वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए और आसान होना चाहिए समझने के लिए। स्टेबिलिटी मतलब जो क्लासिफिकेशन है ना ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी ही चेंज हो जाए, है ना, ताकि कंपैरिजन फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम इनकम ग्रुप्स को बांट रहे हैं हर साल, तो हम लोग जो है ना इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते ओवर टाइम, ठीक है ना। मतलब हर बार उसी इनकम को नहीं कंपेयर कर सकते, एक टाइम बाद वो डाटा हट जाएगा क्योंकि वो तो एक ही साल का है, अगले साल फिर चेंज हो जाएगी। सुटेबिलिटी टू द पर्पस, जो क्लासिफिकेशन है वो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का वो हमारा क्या है, मतलब किस मकसद के लिए हम डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। बेटा कुल मिला के हम क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और अब हम समझेंगे बेटा क्लासिफिकेशन के मेथड, ठीक है ना। जैसे एक ज्योग्राफिकल मेथड, क्रोनोलॉजिकल मेथड, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव। आ जाओ इनको पढ़ते हैं। वैसे अगर समरी बताऊं उस पूरी टेबल की, तो ज्योग्राफिकल पता है, ज्योग्राफिकल वाला क्लासिफिकेशन कब करोगे, जब कोई इलाका या रीजन का आपको डाटा इकट्ठा करना हो, जैसे पॉपुलेशन इकट्ठी करनी हो स्टेट वाइज, तो जायज बात है वो कौन सा डाटा होगा, ज्योग्राफिकल डाटा होगा क्लासिफिकेशन का। क्रोनोलॉजिकल टाइम वाइज 1995, 1996, फिर 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसा डाटा इकट्ठा करना हो। तो क्वालिटी मतलब बेटा आप उसमें रिलीजन या जेंडर के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बात करो। और क्वांटिटी बेटा जहां आप नंबरों की बात करो, मार्क्स, एज, इनकम, वो सारे डाटा, ठीक है बेटा। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखो वही, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप डाटा अरेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू प्लेस, एरिया और लोकेशन के हिसाब से, ठीक है ना। इसको एक स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। स्पेशल मतलब स्पेस या एरिया से रिलेटेड डाटा। एग्जाम्पल देखो, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वो और वहां की पॉपुलेशन लिखी, तो कौन सा इलाका हो गया, ज्योग्राफिकल इलाका हो गया। क्यों, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आप स्टेट वाइज क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो डाटा को, ठीक है ना। 2021 का सेंसस डाटा है, हाइपोथेटिकल है बेटा ये, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। सिंपल नोट यह है, कोई भी क्लासिफिकेशन डाटा अगर राज्य, शहर, डिस्ट्रिक्ट या कंट्री के हिसाब से होगा तो समझ जाना वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इससे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्या होगा बेटा, मैं आपको बता ही दिया, टाइम के हिसाब से, है ना, जैसे ईयर, मंथली, वीक, डे, इस हिसाब से। बहुत सारी स्टडीज जो इकोनॉमिक्स के अंदर है, बिजनेस और सोशल साइंस है, वहां पर ये टाइम चाहिए रहता है, मतलब डाटा चाहिए रहता है। जैसे मान लो 1995, 51, 61, हर 10-10 साल का पॉपुलेशन है देखो सेंसस के अकॉर्डिंग। तो हमारे भारतीय सेंसस में 51 में हमारी 36 करोड़ के आसपास आबादी थी, ठीक है ना। अब 121 करोड़ के आसपास आबादी। सिंपल शब्दों में जब भी कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो टाइम के आधार पर हो, ईयर, मंथ, वीक, डेज, इनके हिसाब से, तो क्रोनोलॉजिकल होगा, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी वाले पे, क्वालिटी में ऐसा डाटा जो किस बेसिस पे हो, एट्रीब्यूट या क्वालिटी। एट्रीब्यूट बेटा क्वालिटी होती है आपकी, ठीक है ना, जिसको हम न्यूमेरिकली ना इकट्ठा कर सके वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका एग्जांपल देखते हैं, लिटरेसी, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो लिटरेसी वाली पॉपुलेशन में पढ़े लिखे कितने हैं, 300, अनपढ़ कितने हैं, ना पढ़े लिखे 700, 300। आपको कि भैया नंबर तो आ गए, इसके अंदर एक सवाल आया होगा मन में, लेकिन बेटा ये क्वालिटी की बात हो रही है ना, इस पर फोकस करो। आपको डाटा पे ये तो जायज बात है, तो हमेशा नंबर आएंगे, है कि नहीं, ये तो नंबर आएंगे ही ना। ऐसे यहाँ भी तो नंबर ही आए हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ईयर, ये मैटर कर रहा है। यहाँ क्या आए हैं, समझ रहे हो, इस पे फोकस करना।
अगर हम क्वालिटेटिव के 2 टाइप्स की बात करें तो कह रहा है इसके 2 टाइप है। एक तो है सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसे इस अलग से भाषा में लिख रखा है। कहता है इसके अंदर हम 2 क्लास में बांटेंगे सिर्फ, ठीक है ना, एक तो उस चीज की प्रेजेंस और एक उस चीज की एब्सेंस। अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे। जेंडर की बात करेंगे तो मेल और जो मेल नहीं है यानी कि फीमेल। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो रोजगार और बेरोजगार। मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे तो मैरिड और अनमैरिड। तो यहाँ 2 चीजों का कंपैरिजन होगा सर। और अगर हम मैनीफोल्ड की बात करें तो यहाँ बहुत सारे होंगे, मोर देन 2 कैटेगरीज। जैसे रिलीजन की बात करूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, है ना, ये सब। तो ये क्वालिटी है। ब्लड ग्रुप, है ना, एजुकेशन लेवल प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखो जैसे रिलीजन हिंदू मुस्लिम कितने हैं, पॉपुलेशन दिखा रखी है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बोलता है जब डाटा को क्लासिफाई करो न्यूमेरिकल नंबरों में, जैसे एज, मार्क्स, इनकम, हाइट, वेट, वो क्वांटिटेटिव है। और इसमें आप वेरिएबल मेजर करते हो, ठीक है ना, जैसे एज ग्रुप ये सब। अब देखो इसका डाटा का एग्जांपल देखना है, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर। अब समझ रहे क्वांटिटी मतलब नंबरों की बात हो रही है। यहाँ तो हर बार ही नंबर थे, इस नंबर पे फोकस करो, समझ रहे हो। अब आप कहोगे भैया ईयर में भी तो नंबर आ रहे थे, बेटा वो ईयर थोड़ी ना था, वो नंबर थोड़ी ना था, वो तो ईयर था, है ना। बात करूं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा के, तो एक होता है डिस्क्रीट क्लासिफाई करना और एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज में क्लासिफाई करना। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, जब उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ते हैं तो वहां पर हम 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, क्योंकि आगे जाके जब भी आप कोई भी स्टेटिस्टिकल टूल, मेथड, फॉर्मूला, मीन, मोड, मीडियन, एनीथिंग, कुछ भी आप फॉलो करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा है, वहां से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हम किस तरीके से इनको जानेंगे। तो ये एक डाटा मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्या है इस डाटा को, आप समझ सकते हो कि एज की बात करी गई है कि 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे कितने हैं, 150। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे 130 हैं। ऐसे ही 14 से 16 में 100 बच्चे आते हैं और 16 से 18 में 120 बच्चे हैं। और टोटल बच्चे यहाँ पे हमारे पास 500 हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पर हम 2 चीज पढ़ते हैं, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल की मैं बात करूं तो छोटी क्लास में आप 2 चीज पढ़ते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में वेरिएबल वो चीज होती थी जो सेम नहीं रहती थी, चेंज होती थी। जैसे एक इक्वेशन होती थी एक्स और वाई, जिसमें एक इक्वेशन में अगर एक्स और वाई है या ए और बी, पी क्यू है, कुछ भी है, तो वहां पर उनकी वैल्यू जो होती थी ना, वो सेम नहीं होती थी, कुछ भी हो सकती थी। यानी कि एक्स का वैल्यू, एक इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, तो कुछ भी आंसर आ सकता था। तो वेरिएबल तो नाम ही ऐसा है कि ना वेरिएट करे, चेंज होती रहे टाइम टू टाइम। और फ्रीक्वेंसी क्या चीज है वो भी हम समझेंगे। अगर हम इस डेटा को देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पर एज है, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं अपने तरीके से समझाऊं, बाद में थ्योरी समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो आप जब भी कभी कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने मेरे 10 बच्चे बैठे हैं और इन 10 बच्चों का मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि इनका मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया था तो सबके क्या क्या स्कोर आए, या फिर ये 10 बच्चे बैठे हैं तो इनकी क्या क्या हाइट है, या इनकी क्या क्या एज है, या इनकी क्या क्या वेट है, उस चीज पे मुझे डेटा कलेक्ट करना है। तो वो जो क्राइटेरियाज होते हैं, अब आपने एक क्राइटेरियाज देख लिए, मैंने अलग अलग क्राइटेरियाज की बात करी, हाइट की अलग बात करी, एज की अलग बात करी, ठीक है ना, वेट की अलग बात करी, ठीक है ना, उनके स्कोर की अलग बात करी। तो वेरिएबल है कि नहीं है, देखो वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का अलग अलग स्कोर हो सकता है, और इवन ये जो कंपैरिजन का तरीका भी है ये भी अलग है। तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा फीचर, ठीक है ना, जिसका वैल्यू वेरी करता है एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन में। मतलब अलग अलग, देखो अलग अलग फीचर है, अगर हाइट नापोगे तो अलग डाटा आएगा, वेट नापोगे अलग डाटा आएगा। तो मतलब ये एक तरीके से क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है जिसका आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। सिंपल सी भी बात है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो जिस भी चीज का आप डाटा लेते हो, वो किस चीज का डाटा ले रहे हो वही हमारा वेरिएबल कहलाता है। जिस भी चीज का आप डाटा ले रहे हो, जिस भी चीज का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वही कहलाता है हमारा वेरिएबल। और फ्रीक्वेंसी, तो जो आपने डाटा कलेक्ट करा है वो कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया का, वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। कि भाई 10 से 12 साल के बच्चे कितने थे, तो 150। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो भैया कोई सी भी क्वांटिटी या कोई भी फीचर, ये क्वांटिटी या फीचर है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन। अलग अलग तरीके का डाटा इकट्ठा करोगे तो अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वहीं पर बात करूं एग्जांपल, जैसे इसके प्राइस, एज और हाइट
और ये दो टाइप के होते हैं, इसको समझाता हूँ, पहले फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी सिंपल सी बात है, जो भी आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, मतलब अब जब भाई मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल एज का ही कर रहा हूँ, चलो है ना, तो एज का ही कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 10 से 12 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं, तो 150 हैं। तो यानी कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा ना। अब कोई भी इंसान जो 13 साल का होगा या 11 साल का होगा, वो दोनों सेम क्राइटेरिया में नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो इसीलिए उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए उनको अलग अलग क्राइटेरिया में रखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक नंबर ऑफ टाइम्स एक गिवन वैल्यू अपीयर हो रही है एक डिस्ट्रीब्यूशन में, कि भैया 10 से 12 साल तक कितने बच्चे हैं? 150। उसमें वो बच्चे नहीं आएंगे जो 13 साल के होंगे, 14-15 साल के होंगे, तो एक क्राइटेरिया सेट करा। वेरिएबल की बात करें, क्या होता है वेरिएबल? तो भैया जो भी क्राइटेरिया या जो भी फीचर के अकॉर्डिंग आप एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो नजरिया, कि हाइट कलेक्ट कर रहे हो, एज कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज वेरिएबल, बिकॉज ये चेंज हो सकता है। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिपेंड करती है, वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि भैया वो जो क्राइटेरिया आपने सिलेक्ट करा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है आपने, वो उसमें उसका कितना वैल्यू है, उसमें उसका कितना वैल्यू है वो बताना, यानी कि उस क्राइटेरिया में कितने नंबर्स हैं वो बताना। सिंपल सी बात है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो वेरिएबल है भाई, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, मतलब जो आपका क्राइटेरिया है ना, वो दो तरीके का होता है। अब बहुत से लोग इसमें तीसरा ना जोड़ दें ऐसे सोच के कि भैया आपने ऐसे इंडिविजुअल सीरीज बात करी थी, फिर डिस्क्रीट बात करी थी, कंटिन्यूस। मेरे भाई समझो, जब भी हम, जैसे मान लो मेरे सामने 5 बच्चे हैं, मैंने कहा जी अपनी उम्र उम्र बताओ, सब लोग है, तो 5 बच्चों ने उम्र बताई। एक ने बोला भैया मैं 13 साल का हूँ, एक ने बोला 15 साल का हूँ, एक ने बोला 17 साल का, एक ने बोला 19 का, और एक ने बोला कि मैं 14 साल का हूँ। ये 4-5 लोगों ने अपनी उम्र बता दी मुझे। तो अब इसका मैं क्या करा कि किसी को मुझे डेटा प्रोवाइड करना था, ऑर्गेनाइज करना है ना मुझे, तो 5 ही बच्चे हैं, मैंने कहा जी ये रहे 5 बच्चे, इन सब के अच्छा नाम लिख लूंगा और डेटा दे दूंगा सबको। तो इसमें जो ये 5 लोगों का जब मैं डेटा बता रहा हूँ, इसमें मुझे कोई क्राइटेरिया सेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा छोटा है मेरे पास, 5 लोग की बात हो रही है। बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ रहा हो, तो मुझे इसको तरीके से प्रेजेंट करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, देयर इज नो टॉकिंग अबाउट दैट। तो क्या करूंगा? सिंपल लिख दूंगा। अब ये एक एक इंडिविजुअल है, एक एक नंबर है, तो इसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, है कि नहीं? और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, ये वेरिएबल का पार्ट नहीं है। हाँ, यहाँ आप जरूर लिख सकते हो कि ये सब एज है, ठीक है ना, बट वो इसका टाइप नहीं है, ठीक है ना। ये एक टाइप ऑफ सीरीज है, इसको आप, डेटा है सामने, रॉ रॉ डेटा रखा हुआ है, उसको ऊपर नीचे अरेंज करो, कैसे भी अरेंज करो, कर दो, बस खत्म। लेकिन जब मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जब मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट डेटा की तो ये बात हमें समझनी है। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज रख रहा हूँ, तो मैं वैसे ही एक काम करता हूँ, अब मेरे पास थोड़े ज्यादा बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 बच्चे हैं, और डिस्क्रीट सीरीज यूज भी कब करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थोड़े ज्यादा बच्चे, पहले तो 4-5 ही थे, और यहाँ पर अगर मान लो मैंने 100 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है, एक 100 नंबर का टेस्ट लिया, 30 बच्चे हैं, हाईली चांसेस ये होंगे कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके सेम नंबर आए होंगे या कॉमन नंबर आए होंगे। हो सकता है किसी का 12 आया हो 100 में से, किसी का 39 आया हो, किसी का 13 आ गया हो, किसी का 13.5 भी आ गया हो, या हो सकता है किसी का 99 आ गया हो, या किसी का 79, या किसी का 89। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब जो डाटा बटा हुआ है इस तरीके से, वो बड़ा बटा हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज यहाँ फॉलो नहीं की जा सकती। डिस्क्रीट सीरीज, जब आपका जो वेरिएबल है या क्राइटेरिया है ना, ये छोटा एरिया कवर करता हो, जैसे आप थोड़ा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना। मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई भारत में कितने लोगों की एज है, इंडिया में, पता लगाओ और उसका डेटा इकट्ठा करो, तो भी आप इसको फॉलो नहीं करोगे। आपके मन में फिर सवाल आना चाहिए ऐसा क्यों नहीं, और ये फॉलो कब होगा पहले ये तो बता दो। तो समझो ना, ये एक तरीके से अपना होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये वाला जहां पे सीरीज में चल रहा है। अगर मैं आपको 30 बच्चों की ही एज पता करने के लिए कहूं, तो वो भी मैटर करता है वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं।
अगर मान लो अभी हम 11th क्लास में हैं, तो मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ और मैंने कहा कि 11th क्लास के बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट की एज पता लगाओ। तो आप जब पूछने बैठोगे ना तो एज ऐसी आएगी 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17। बहुत रेयर ही होगा 14 नंबर भी, 15, 16, 17 बहुत कॉमन, 16, 15, 17 भी बहुत कम होगा, चलो कोई नहीं होगा, 18 बहुत कम होगा। तो आपका डेटा छोटा हो गया। डिस्क्रीट सीरीज यूज करनी ज्यादा बढ़िया है। तरीका बता रहा हूँ कब यूज होता है, और लॉजिकली आप यही देखोगे। ये तो चलो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, है ना, लेकिन आप देखोगे हर क्वेश्चन में ऐसी इसी तरीके के डेटा को आपको डिस्क्रीट सीरीज से यूज करने के लिए दिया होगा। ठीक है ना, कि भैया यहाँ पर हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज लिख लेते हैं क्लास 11th के बच्चों की, क्या एज हो सकती है, 14, 15, 16, 17। 30 बच्चे थे, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए होगे, दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ये क्राइटेरिया है, वेरी करता है एज, है ना, और वेट, इन सबसे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि वो क्राइटेरिया का कितना नंबर है। 14 बच्चे थे, 14 साल के। 15 साल के बच्चे थे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 15 साल के बच्चे थे, अगर हम बनाने चाहें तो चलो 13 बच्चे रख देते हैं। 16 साल के 14 बच्चे थे, 17 साल का एक ही था, टोटल 30 बच्चे आ गए। डिस्क्रीट वेरिएबल कितना आसान है बताओ, है ना। लेकिन वही कंटिन्यूस वेरिएबल बनाए तो क्या बनाओगे, ये तो रहा आंसर। लेकिन आप बताओ, इस डाटा का कंटिन्यूस बनाना बेकार नहीं है, आप खुद बताओ क्या करोगे आप लिखोगे क्या 14 से 17 क्या लिखोगे, खुद सोचो, स्पेस ही बहुत कम है। तो जब होगा, जब जब ये स्कोर वाली मैंने बात करी थी कि किसी के 99 आए, अब मान लो यही 30 बच्चे हैं, और इस केस में मैं आपको स्कोर की बात कर रहा हूँ, और 30 बच्चों का मैं स्कोर लिख के दे दूं आपको कि भाई इनका ये स्कोर है, ऐसे ऐसे। मैं कहूँ भाई किसी का स्कोर 49 है, किसी का 59 है, किसी का 69 है, किसी का 79 है, किसी का 72 है, किसी का 86 है, बहुत वैरायटी हो जाएगी 30-30। उस केस में ऐसे मान लो कि जिसके 0 से 20 आए हैं खड़े हो जाएं, जिनके 20 से 40 आए हैं खड़े हो जाएं, जिनके 40 से 60 है खड़े हो जाएं, जिनके 60 से 80 है, जिनके 80 से 100 है, इस तरीके से। इसके प्रैक्टिकल पे बात मैं कर लूंगा अभी, फिलहाल मैं आपको थ्योरी समझाना चाहता था। मुझे उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हैं तो थ्योरी तो मैंने आपको बता दी कि वेरिएबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये पार्ट मैंने आपको उसमें समझा दिया। इस पे थोड़ा आगे आगे चलते रहते हैं। अब इसी चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब ये स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या चीज है, ठीक है ना, इसको समझते हैं, इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज कुछ नहीं है, इसके अंदर आप करते क्या हो, ये वाला पार्ट पहले पढ़ लो। प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डाटा इन अ प्रॉपरली अरेंज्ड वे। मतलब भाई आप डाटा लाए, डाटा को आपने कलेक्ट करा, और फिर बढ़िया तरीके से उसका क्लासिफिकेशन, मतलब एक क्राइटेरिया सेट करके उसका डिवीजन कर दिया बढ़िया, और उसी को प्रिपेयर करना प्रेजेंट करने के लिए। अब इस डाटा को आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, तो इसी की प्रेजेंटेशन को आप स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हो। मतलब इसी का आप स्टैटिस्टिकल सीरीज को प्रेजेंट करते हो। क्या हो रहा है इसके अंदर, अरेंजमेंट कर रहे हैं जो भी क्लासिफाइड डाटा है उसको लॉजिकल ऑर्डर में, या तो साइज के अकॉर्डिंग या टाइम ऑफ ऑकरेंस के अकॉर्डिंग। मतलब सिंपल सी बात है, आपने जो भी डाटा इकट्ठा करा, दिस इज कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर इस डाटा को आप क्लासिफाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली पता लगाई 1951 से 2011, तो ये जब आप पॉपुलेशन को लिख कर लाए तो फिर आपने डिवीजन भी कर लिया हर एक एक साल का या हर एक एक डेकेड का, कि 1951 से, जनगणना होती है ना सेंसस के अकॉर्डिंग, कि 1951 से 61 में इतनी हमारी पॉपुलेशन थी, 61 से 71 में ऐसे थी, 71 से 81, फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। तो वो आपने इकट्ठा कर लिया डाटा, यानी कि उसको इकट्ठा कर लिया, और फिर आपने उसको साल भर से डिवीजन कर दिया। डिवीजन इन द सेंस 51 से 61 कर दिया, 61 से 71 कर दिया, फिर ऐसे ऐसे 10-10 साल का आपने यहाँ पर डिवीजन कर दिया। लेकिन जब आप डिवीजन कर देते हो तो उसको लॉजिकल ऑर्डर में, कि क्या लॉजिक होना चाहिए, या जो हम डेटा बना रहे हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, किसको हम ऊपर रखेंगे, किसको हम नीचे रखेंगे। या आप तो सिंपल डेटा इकट्ठा करके ले आए, लेकिन उसको लिखना कैसे है, वो चीज स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। यानी कि अब जो आप ऑलरेडी
क्लासिफाइड और कलेक्टेड डाटा, मतलब सबसे पहले कलेक्ट किया और फिर उसको क्लासिफाई करा, वो डाटा को आप लोग स्टेटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हो। वो कैसे? इसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेटिस्टिकल सीरीज समझ में आ गई होगी। कि कोई भी सिंपल शब्द में नहीं समझ में आया अभी भी, तो सिंपल ये कलेक्टेड डाटा, क्लासिफाइड डाटा और उसको लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना। किस तरीके से, वो मैंने एग्जांपल देके समझाया, ठीक है ना। अब जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है हमारी, वो दो टाइप्स की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ उसके कैरेक्टर, किस तरीके का फीचर है उसके बेसिस पे, या उसको कैसे बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इस चीज के बेसिस पे। और ये वाला पार्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, और इसको आगे जाके 3-4 बार और समझेंगे जब हम मीन भी कर रहे होंगे, जब आपने मेरे साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करी होगी मैंने, तब भी आपको बहुत सारी बार इसको बारे में बात करी गई होगी, ठीक है ना। लेकिन हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अगर मान लो टाइम सीरीज है तो जनरली वो टाइम के मेजरमेंट पे ऊपर बात होगी। कभी भी कोई भी डाटा आपको टाइम के बेसिस पे दिख जाए और आपसे पूछे कि स्टैटिस्टिकल सीरीज किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है, तो आप कहोगे टाइम सीरीज के बेस पे है। यहाँ पे टाइम की बात की गई है। स्पेशल सीरीज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कोई भी डाटा आपको लोकेशन बेस्ड दिख जाए, मतलब 5 राज्यों की पॉपुलेशन बताओ, तो ये लोकेशन बेसिस पे हो गया, राज्य अलग अलग लोकेशन हो गई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हुआ? स्पेशल सीरीज। कंडीशन सीरीज में आप कंडीशन के ऊपर बात करते हो, एज, हाइट, वेट। ये मत सोचना कि ये तीन और ये तीन अलग है, क्राइटेरिया दोनों को हम करने का अलग समझ रहे हैं। आगे जाके ऐसा हो सकता है कि कोई एक डिस्क्रीट सीरीज हो और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल सीरीज या टाइम सीरीज, और ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, आप अगर बुक में देखोगे तो ये देखो, अगर आपको इफ ये अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, 51, 61, 71, 81, 91, ये क्राइटेरिया है, वेरिएबल है, और उसका ये फ्रीक्वेंसी है। क्या हुआ? ये डिस्क्रीट सीरीज है बट ऑल्सो टाइम सीरीज भी तो है। ये टाइम सीरीज भी तो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये होगा वो अलग है, वो बस उनके क्राइटेरिया अलग है मेजर करने के, कि ये इस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं और ये हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरी बात समझ पा रहे होगे। जो ये है वो भी हो सकता है, यूं मत सोचना कि ये कुछ अलग है और वो कुछ अलग है, ठीक है ना। यानी कि बस सिंपल है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी टाइम के बेसिस पे डाटा वो टाइम सीरीज है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्पेशल सीरीज है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेशन के बेसिस पे है, और जो कंडीशन सीरीज है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज, हाइट, वेट, मार्क्स, उसके बेसिस पे है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बात करोगे तो इंडिविजुअल, 4 बच्चों का स्कोर बताया था अभी, वो आपका इंडिविजुअल डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज क्या है? छोटा मोटा डाटा हो आपको, नहीं तो आपको थ्योरी में जो थोड़ा लिख रखा है इसके बारे में, वहां पर इसको इसी तरीके से लिखा गया है कि कोई भी आपका डाटा फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये तो ग्रुप्ड होता जा, ये तो ग्रुप्ड हो जाता है। ग्रुप्ड क्यों? क्योंकि इसमें से 10 से 12 एज पड़ी थी ना इससे पहले, 12 से 14, 14 से 16, ये अनग्रुप्ड है, इसके अंदर ग्रुप नहीं, ये इंडिविजुअल अनग्रुप्ड रहते हैं ऐसे। और ये स्मॉल कैरेक्टर्स हो, जब तो कोई छोटा क्राइटेरिया हो ना कंपेयर करने का या डाटा निकालने का, तो उसमें ये यूज होते हैं। और कहाँ यूज होते हैं मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा चुका हूँ, इतना तो शायद आपका दिमाग चल गया होगा कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। मैं आपसे बोलूं कि एक सामने क्राइटेरिया बच्चे बैठे, अलग अलग क्लास के, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे, मैंने कहा कि इनका बेसिस करना है दो दो क्राइटेरिया पे, मेल और फीमेल, मेल इतने, फीमेल इतने, तो डिस्क्रीट सीरीज टाइप हो गया। या मुझे पता लगाना है 6th में कितने, 7th में कितने, 8th में कितने। लेकिन अगर मैं इनको एज बेसिस पे करूं तो आपको कभी एज थोड़ी ज्यादा हो गई। अब एक काम कर सकते हैं, या तो हम डिस्क्रीट पे भी जा सकते हैं, अभी थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन हम क्लास इंटरवल भी जा सकते हैं कि भाई 6th क्लास के बच्चे हैं तो चलो ऐसा कर लेते हैं 2-2 साल का बना लेते हैं। जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं हाथ खड़े करो, जो 12 से 14 साल के बच्चे हाथ खड़े करो, जो 14 से 16, लेकिन ये डिस्क्रीट बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास सामने एक पार्क में लोग खेल रहे हैं, वहां पर आपको डाटा इकट्ठा करना है कि ये कितनी एज है इन सब लोगों की। अगर आपको वहां पे जाके ऑन द बेसिस ऑफ मेल फीमेल जेंडर आपको करना हो अगर, तो आप जाके डिस्क्रीट सीरीज लिख दोगे कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने। लेकिन वहां पे जाके पार्क में आपको छोटा 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी दिख सकता है, और एक 60-70 साल का इंसान भी दिख सकता है। तो उस केस में क्या करोगे? अगर आपको एज के हिसाब से करना पड़ा तो आप लिखोगे 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 साल से 15, कंटिन्यूस सीरीज, ग्रुप सीरीज। तो कितना आसान नहीं पड़ रहा। लेकिन अब एक एक करके इनको समझेंगे कि इसमें कौन सा डाटा कैसे आ जाता है, कैसे नहीं, वो चीज क्लियर करेंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं इस पे, क्योंकि अब इस टॉपिक में ज्यादातर बातें इन्हीं सीरीज के ऊपर चलेगी, तो इसको यहीं पे खत्म करना, इसको यहीं पर बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करोगे
तो आपको आगे जाके ओजाइव समझ में आएगा, और उसके बाद आपको मेन और सेकंड टर्म में मोड, मीडियन और बाकी सारी चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं, हमारी 3 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिकल सीरीज 3 टाइप की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज 2 टाइप की हो सकती है। देखो वैसे तो ज्यादा हमें डीप नहीं जाना है, और फिर भी देखो पढ़ना है तो हर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है, पर ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो बहुत ही कम चांस है इनके कुछ पूछने के, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज मतलब भाई एक डाटा है उसको कैसे भी लिख दो। मेरे ट्यूशन में 6 बच्चे थे, 6 बच्चों का ये स्कोर है 35, 40, 38, 17, 40, 25। अनऑर्गेनाइज तरीका लिख दिया कैसे भी। ऑर्गेनाइज तरीका कि भैया सबका सीरियल नंबर डालो, पहला बच्चा कितना नंबर, दूसरा बच्चा कितना नंबर, तीसरा बच्चा कितना नंबर, चौथा कितना नंबर, पांचवा कितना नंबर, छठा। जरूरत नहीं है इसको ऐसे लिखने की, जस्ट बता रहा हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो कि सबसे पहले सबसे कम नंबर लिख दो 17, मतलब इसके साथ नहीं, इस पूरे में नहीं, नॉर्मली ऐसे कि सबसे पहले 17 नंबर आया, फिर 25 नंबर आया, ठीक है ना, फिर हमारा 35 नंबर आया, 38 आया, 40 आया, ऐसे ऐसे करके 40 2 बार आ गया, इस तरीके से। या इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, उल्टा। तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज है और ये यहीं खत्म हो जाती है, इसमें कुछ है नहीं। वहीं बात करें डिस्क्रीट सीरीज, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, ठीक है ना। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है जनरली, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दूंगा, कंफ्यूजन हो जाती है फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं पहाड़। डिस्क्रीट सीरीज तो बेटा हम समझ ही चुके हैं कि क्लास 11 थी, 7-8 बच्चे थे, और 7-8 बच्चों से पूछा कि भाई आपकी एज क्या क्या है, तो एज क्राइटेरिया जब कम होगा, जैसे 14 हो जाए, 15 हो जाए, 16 और 17, तो भैया ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ऊपर लिख देना एक्स या फिर लिख देना एज, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 7 बच्चे, 3 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे, इस तरीके से लिख दो और फिर टोटल कर दो, डिस्क्रीट सीरीज खत्म। लेकिन ये रिलेटिव क्या है, रिलेटिव बड़ा सिंपल है, बड़े ध्यान से सुनना है। रिलेटिव में जो भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी निकालोगे उसका आपको कुछ नहीं करना, उसका परसेंटेज निकालना। मतलब चलो इस डाटा को थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 16 और 17 साल के बच्चे, ठीक है, 20 बच्चे थे मेरे पास, ठीक है। मान लो ये हमारे क्लास, और सॉरी ये हमारा एज, ठीक है, और ये उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर 20 बच्चे हैं तो मान लो यहाँ 2 बच्चे थे ठीक है, और यहाँ पर 8 बच्चे हैं, यहाँ 6 बच्चे हैं, और यहाँ 4 बच्चे हैं, ठीक है। 8 6 14 4 18 20। अब आपको कुछ नहीं करना, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, इसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जहां आपको लिखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां कुछ नहीं करना, पहले आपको अपना नंबर लिखना है 2, ठीक है, और नीचे लिखना है टोटल कितना है, टोटल है 20, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आ जाएगा 2 पंजे 10%, यानी कि इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10%। इसकी मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट 40%, इसकी है 30%, इसकी है फिर से 20%, 3 2 5, 5 4 9 और 1 10, 100%। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था, बस परसेंटेज लिख दी थी उसी फ्रीक्वेंसी की टोटल निकाल के, खत्म, और कुछ नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं। अगर हम कंटिन्यूस सीरीज में बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज आप समझ चुके हो, यहाँ पर आपके क्लास लिमिट चलती है, मतलब क्राइटेरिया सेट करते हैं, जैसे कि 0 से 10 कितने बच्चों के नंबर आए, खड़े हो जाओ जरा। तो क्लास लिमिट हो गई, जहां पर आपने पहले लिखा लोअर लिमिट, फिर आपने लिखा अपर लिमिट, हो गया काम खत्म, क्लास लिमिट हो गई 0 से 10। फिर कोशिश करनी है आपको अगला सेम ही रखना हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से। विड्थ क्या होती है, विड्थ कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, आपका क्राइटेरिया कितना है, कितना 10 का विड्थ है तो बस इतना ही, और कुछ नहीं, ठीक है ना, कि कितना आपने विड्थ रखा है, समझ रहे हो। मतलब जो आपका क्लास इंटरवल है उसका कितना विड्थ है, 10 का विड्थ है सब में, ये सारी चीज। रेंज की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू आपका रेंज होता है। जब आप क्लास इंटरवल करते हो तो यहाँ पे दिस हाईएस्ट, जो भी आपका डाटा आता है हाईएस्ट, उसमें से लोएस्ट माइनस करते हो, तो जो भी फ्रीक्वेंसी। वैसे इसका यूज यहाँ बहुत कम होगा, इंडिविजुअल सीरीज में ज्यादातर होगा, इसमें यहाँ बहुत कम ही चांस है यूज हो। इंडिविजुअल सीरीज में अगर बाय चाहो बहुत कम चांसेस से पूछा है आपको, छोटी क्लासों में ज्यादा पूछता है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू 40 है, सबसे छोटी वैल्यू 17 है, इस हाईएस्ट में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, दिस इज योर रेंज क्राइटेरिया। यहाँ पर रेंज क्या होगी,
ये आपका सबसे छोटा क्राइटेरिया है, मानना पड़ेगा, वो आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा, उसमें से माइनस कर देना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट। मिड वैल्यू क्या होती है? मिड वैल्यू कुछ नहीं होती, जब भी आप कोई भी वैल्यू सॉल्व करते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो आप कल को पॉलीगन भी सॉल्व करोगे और भी चीजें सॉल्व करोगे तो ये आपको थोड़ा यूज होगा। जैसे 0 10 बीच में कितना आ रहा है? बीच में आपका आ रहा है 5। अब आप बोलोगे इसको तो डायरेक्ट लिख दें 5, लेकिन ऐसे नहीं, फॉर्मूले से थोड़ा करना करना तो खैर क्या होता है, वही है अपना लोअर लिमिट और उसमें अपर लिमिट जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? यहाँ तो ये आसान है ना सोचना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 10 से 30 में बीच की वैल्यू सोचो, आप कह दोगे भैया 20, बहुत आसान है, मिड वैल्यू 20 है। मैं कहूंगा 20 से 60 में सोच लो, आप कहोगे भैया टोटल 40 का फर्क है, 40 का 20 होता है, यानी कि 40 आंसर हो जाएगा हमारा। बड़ा आसान है। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब पॉइंट वॉइंट आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे कोई बोले 5.5 और 8.5 इनका मिड वैल्यू बताओ, तो उस केस में भैया फॉर्मूला याद रखना, लोअर और अपर जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। नहीं तो आप थोड़ा सोच ही सकते हो, 5.5 और 8.5 अगर सॉल्व करोगे तो 5.5 जमा 8.5, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 2, 8.5 और 5.5, 8 और 5 13 और 1 14, 14 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 7, तो मिड वैल्यू 7 आ जाएगी। और सोच के कैसे कर सकते हो, कितने का फर्क है टोटल देख लो, 3 का फर्क है, 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो 5.5 में 1.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर हर बार टोटल फर्क 3 का है तो अगला नंबर 3 ज्यादा होगा, 10, अगला नंबर 13, ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग अंडर अ पर्टिकुलर क्लास। मतलब भाई 0 से 10 में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं जी। भाई 14 उम्र के कितने लोग हैं? 2। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना डाटा को, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपने क्राइटेरिया सेट करा ना, वेरिएबल्स, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स, जहां से थोड़े बहुत प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है और सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक आप लोग देख लेना, आपको कवर करना है तो मैं इसकी एक वीडियो बना के कवर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं इसके सेकंड लास्ट टॉपिक पे, दैट इज जो भी हमारी कंटिन्यूस सीरीज है उसके टाइप्स। भैया कितने प्रकार की होती है, क्या क्या बातें होती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें याद रखोगे तो आप क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करूं तो हमारी सीरीज होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज सबसे पहली हमारी सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज। मैं एक डाटा उतार देता हूँ फिर आपको बहुत आराम से समझाता हूँ। जैसे मान लो क्लास इंटरवल तो हमें पता है यहाँ पे चलने वाला है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लो हमारे मार्क्स हो सकते हैं कि भैया 50 नंबर का टेस्ट था, 0 से 10 भी बना लेना, बना लो तो चलो कर देते हैं ऐसे ही। और ये यहाँ पे हम आपको पता है आपको फ्रीक्वेंसी आने वाली, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले में ही समझाया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी 10 से 20 की कितनी है? 6 बच्चे, ठीक है ना। मतलब यहाँ आप जब लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 6 बच्चे, 5 बच्चे, 9 बच्चे, टोटल आ जाते हैं अपने 30 बच्चे। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ही ज्यादा आसान होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज कुछ नहीं होता इसके अंदर कि भाई 10 से 20 में कितने बच्चों के नंबर आए, हाथ खड़े करो, 6 बच्चे हाथ खड़े करें। 20 से 30 में कितने बच्चे, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े। अब जैसे मैं आपको क्या काम करता हूँ, मैं आपको एक डेटा देता हूँ, इसको छोड़ो, बनाना सीखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। मैंने आपको कहा कि अपने पास 20 बच्चे हैं और 20 नंबर का ही टेस्ट लिया था, तो क्राइटेरिया करते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ 2 बार 5 है, जो ये एंड हो रहा है उसका अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर जो एंड हो रहा है वो अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जो एंड हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर किसी के 10 नंबर आए तो उसको हम यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, मतलब 10 नंबर आए यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, 5 आए तो कहाँ लिखें। तो बेटा ध्यान रखना, 0 से 5 का मतलब है 0 से 4.9 तक का वैल्यू, लेकिन 5 नहीं, 5 उसके अगले लोअर लिमिट में ही आता है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज का ये ध्यान रखना। मैंने कहा जी 20 बच्चे थे, चलो 20 नहीं, एक काम करो 10 बच्चे बना दूं, थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं रखते हैं, चलो 12-13 बच्चे कर लेंगे। तो पहले बच्चे का स्कोर आया 4 नंबर, फिर एक का आया 3,
ठीक है ना, फिर एक का आया 12, एक का आया 16, एक का 17, एक का 10, ठीक है ना, एक का 11, एक का फिर 17, एक का 16, ठीक है ना, एक का 11, एक का 13, एक का 5, एक का 20 पूरा आ गया, ठीक है, एक का 19, इस तरीके से। अब आपको पता है 0 से 5 में आप कैलकुलेट ढूंढोगे, 1, 2 और कोई, इसको गिनोगे? बिल्कुल नहीं, 2 नंबर। आपको दूसरे में बस जब बनाते टाइम ना बस एक ये यूज कर लेना है, टेली मार्क्स, बचपन में आपने बहुत बनाया होगा। टेली मार्क्स, 1 लिखे तो 1, 2 लिखे तो 2, 3 लिखे तो 3, 4 लिखे तो 4, 5 लिखे तो 1 2 3 4 5, और 6 लिखे तो 1 2 3 4 5 6, 9 लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, 2 बच्चे, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 5 से 10, 5 से 10 में ये 10 नहीं आएगा, कोई है भी नहीं, एक ही बंदा है भाई, कोई तो है ही नहीं दूसरा। चलो ठीक है तो एक एक, 10 से 15, 1 2 ये भी आएगा, 3 ये भी आएगा, 4 ये भी आएगा, 5, ओके 5 लोग। 15 से 20, 1 2 3 4 5 ये भी आएगा, 6 ये भी आएगा, उसमें तो फिर कर ही लो, लास्ट ही है वैसे, इसके बाद है नहीं ना 1 2 3 4 5 6 जैसे भी है अपना। तो मुझे उम्मीद है आपको एक्सक्लूसिव सीरीज समझ में आ गई, इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन है अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना। मेन चीज समझने वाली सबसे अच्छी यही थी कि जो इसकी अपर लिमिट है वो उस सीरीज में नहीं आएगी, उसके अगले सीरीज में आएगी अगर वो है तो, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलें आगे। इसके बाद एक आध क्वेश्चन में एक आध प्रॉब्लम आ रही थी, जहां पर अभी मैंने आपको विड्थ समझाई थी, अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में डेटा दे दे तो भाई विड्थ कैसे मानोगे, ये भी एक समझने वाली बात है ना। तो बेटा ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आप लोग बुक यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, ये एक क्वेश्चन था जहाँ बहुत सारा डाटा दे दिया था, ठीक है, 22 65 सब, तो वहां पे प्रॉब्लम थी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा था, ये समझना मुश्किल पड़ रहा था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे माने, तो विड्थ और कितने की विड्थ रखें, 0 से 10 रखें या 0 से 9 रखें या फिर 0 से 20 रखें, क्या रखें, वो एक था, ठीक है ना। तो वो निकालने का एक तरीका है, आप चाहो तो निकाल सकते हो कि उस पूरे डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू और उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करना और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ क्लासेस से, कितनी क्लासेस है, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस जो भी डिजायर्ड है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू जैसे उस डाटा में 87 आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 22 आ रही है, और डिजायर्ड क्लास जो थी उसमें कुछ मान रखी थी 7, तो इसका आंसर आपका पूरा पॉइंट में डिवाइड 9.28 आ रहा था, जिसको 9 मान लिया था, यानी कि उन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूशन करा तो वो 9 का वेट रखा था, जैसे 0 से 9, फिर अगला मान लो 9 से 18 होगा इस तरीके से, या 20 से 29, फिर अगला 29 से अगला 9 का फर्क होगा, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब वो मैं एक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हालांकि ये जो मैं भी बता रहा हूँ कि आपको ये इंक्लूसिव सीरीज का पार्ट है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव मतलब ऐसी प्रॉब्लम आपको पड़ेगी नहीं कभी, बाय चांस प्रॉब्लम पड़े तो ध्यान रखना, और ये इंक्लूसिव इंक्लूसिव जो भी मैं करा रहा हूँ उसी में पड़ेगी ये प्रॉब्लम, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली प्रॉब्लम आपको इंक्लूसिव में ही पड़ेगी, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होगे आपको इंक्लूसिव में क्यों पड़ेगी ये बात, क्योंकि भाई देखो इंक्लूसिव में पड़ेगी क्यों वो अभी समझेगा, अभी नहीं समझ पा रहे होगे, आप समझ जाओगे। इंक्लूसिव में बड़ा सिंपल है भाई, जो भी आपका डेटा है ना ये, और ये आसान है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। सेकंड चलते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मेरे भाई बड़ा सिंपल है, 10 से 19 अगर पहला गया तो अगला 10 से 19 है तो अगला 20 से शुरू होगा और 29 पे जाएगा, फिर अगला 30 से शुरू होगा 39 पे जाएगा, फिर अगला 40 से शुरू होगा 49 हो जाएगा, मान लो इतना ही है अगर, तो इसमें जो हमारी अपर लिमिट है उसके अगला नंबर उसका लोअर लिमिट होगा। अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि 19 कहाँ डालें 20 कहाँ डालें, 19 अपनी 19 की जगह पे आएगा, 20 अपना 20 की जगह पे आएगा, कितना आसान है। तो मजा जब आता है जब आप एक दूसरे को इधर उधर में कन्वर्ट करते हो, तब आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन में कोई लगे डाउट है तो पूछ लेना। फिलहाल मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं थ्योरी के परस्पेक्टिव से, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को करोगे इंक्लूसिव सीरीज में, जहां पर आप समझोगे कि ये जो हमारी अपर लिमिट है दूसरी हमारी लोअर लिमिट नहीं होगी, और इसमें थोड़ी विड्थ की प्रॉब्लम आ जाती है कि कितना माने, सोच के मान लेना, मानना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्लास विड्थ इस तरीके से।
और क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको एक एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी हो, जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जहाँ मुझे दे रखा है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। एक डाटा था 10 से 19, 20 से 29, यही वाला, ठीक है, 30 से 39, और उसके बाद 39 से, सॉरी 39 नहीं, 40 से 49, चलो इतना ही रखता हूँ, छोटा रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखता। 4 2 12 10। अब ये हमें पता है ये हमारा कौन सा डेटा है, ये हमारा डेटा है इंक्लूसिव, और इसको हमें बनाना है एक्सक्लूसिव। तो हमें पता है एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो यहाँ खत्म होता है अगला वहीं से शुरू होता है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। ये जो पहला है 10, इसमें हाफ कम कर दो, 9.5 आधा कम करोगे, और जो अपर लिमिट है 19, उसमें हाफ ज्यादा कर दो, 19.5। अगला 20 है, उसमें आधा कम कर दो, 19.5, और अगला 29 है, उसमें आधा ज्यादा कर दो, 29.5। 30 है, कम कर दो, 29.5, इसमें ज्यादा कर दो, 39.5, इसमें कम कर दो, 39.5, इसमें थोड़ा ज्यादा कर दो, 49.5। मतलब 0.5 इधर कम, 0.5 उधर ज्यादा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा भैया किस तरीके से अपन लोग इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों पर। चलो जी, नेक्स्ट हम सीरीज के ऊपर बात करते हैं, जो हमारी है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप है ये, बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है, और इसको आसान बदलना भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसको जल्दी ऑन द स्पॉट खत्म करते हैं। सबसे पहली सीरीज तो ऐसे लिखा होगा बिलो 20, फिर लिमिट सेट कर रखी होगी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और लास्ट में क्या लिख दिया, अबव 50, 50 से ऊपर, और यहाँ कुछ नंबर दे दिए जाएंगे। आपको बस ओपन एंड सीरीज में इतना ही कहा गया है कि सबसे ऊपर वाली बिलो और सबसे ऊपर वाली अबव। इसको हो सकता है आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए दे दे, तो कुछ नहीं है, सब में गैप पढ़ लो। 10-10 का है तो बिलो 10 में क्या होगा, 10 से 20, और लास्ट वाले में क्या होगा, 50 से 60। बस इतना करना होता है, बताओ क्या दिक्कत है। ओपन एंड खत्म। चले आगे, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो वो आपको समझना है अच्छे से, और फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, लेस देन वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको अगर कोई सिंपल डेटा दे दिया जाए इस तरीके से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ज्यादा नहीं उतारेंगे, थोड़ा सा ही उतारते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको जायज बात है, आपको क्लास इंटरवल देता है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक है, 2 5 10 12, और इधर मैं डायरेक्ट पूरा 21 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, अब इसको बनाते कैसे हैं, लेस देन, और इसी का मोर देन भी बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ध्यान रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन और मोर देन। कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अगर ये लेस देन बना रहे हो तो आप पहले समझो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनो। ये डाटा क्या है, कह रहा है कि जिन बच्चों के 0 से 10 के बीच में नंबर आया खड़े हो जाओ, तो 2 बच्चे खड़े हो गए। जिन बच्चों के 10 से 20 नंबर आए खड़े हो जाओ, 5 बच्चे खड़े हो गए, इस तरीके से। अब मुझे लेस देन बनाना है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि क्या डाटा लेस देन 0 हो सकता है? आपको कहे भैया लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, 0 से कम आए नहीं होंगे, तो आपका डाटा लेस देन 10 हो सकता है ना। तो 10 को पकड़ के समझ जाओ, यहाँ पर सारा ये लेस देन वाला क्राइटेरिया रहेगा, ये वाला क्राइटेरिया। तो अब इसको लिखो पहले, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो लेस देन सीरीज, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखो लेस देन 10, फिर अगला इसी को सारी अपर लिमिट पकड़ लो, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से सुनना। और दूसरी तरफ इसका फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा इसका CF, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा भाई 10 से कम कितने लोग हैं, जरा खड़े हो ना, तो आपको कहा भैया 2 जने खड़े हो जाएंगे। यहां भी मैं यही बोल रहा हूँ, 0 से 10 के बीच में किसके नंबर है और 10 से कम कितने, खड़े हो जाओ, तो आपको कहोगे भैया
2 बच्चे खड़े हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यार 20 से कम कितने बच्चे हैं, खड़े हो जाओ, तो थोड़ा लॉजिक लगाना। मैंने कहा 20 से कम कितने लोग हैं, 20 से कम। अच्छा 20 से कम में अगर मैं मान लो ये मेरे पास एक क्राइटेरिया सेट है, इसमें 0 से 10 के बीच में 2 लोग ये रहे, और 10 से 20 के बीच में कितने लोग, 5 लोग ये रहे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ लेस देन 20, क्या ये लोग लेस देन 20 में आते हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। जब मैं बात कर रहा हूँ लेस देन 20 या लेस देन, जो भी मैं बात कर रहा हूँ लेस देन 20, तो 20 से कम, 20 से कम क्या ये 0 से 10 है? क्या 0 से 10 में कौन कौन सा डाटा आता होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब आता होगा। व्हेन आई टॉक अबाउट द डाटा लेस देन 20, तो उसमें तो ये नंबर भी है ना। तो जब मैं 20 से कम बोल रहा हूँ, तो जिन बच्चों के 20 से कम आए होंगे तो जायज बात है वो लोग 0 से 10 वाले भी होंगे। भाई मेरे सामने 4 बच्चे खड़े थे, 5 बच्चे मान लो, एक का आया 2 नंबर, एक का आया 11 नंबर, एक का आया 15 नंबर, एक का आया 7 नंबर। मैंने कहा 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? आप कहोगे भैया 2 बच्चों के नंबर, इसके और इसके। मैंने कहा 10 से 20 के कितने बच्चों के नंबर आए? आप कहोगे भैया 2 बच्चे, 11 और 15 इसके। सही बात है। मैंने कहा यार ये बताओगे 10 से कम कितने बच्चों के नंबर आए? आप कहोगे भैया 2। मैं कहा ये बताओगे 20 से कम कितने बच्चों के नंबर आए? आप कहोगे भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, चारों के 20 से कम आए। तो जब मैं वो बात कर रहा हूँ लेस देन 20, तो मेरे भाई उसमें सारा कम होता जा रहा है पूरा। मतलब लेस देन 20 में ये तो आ ही रहे हैं, ये भी आएगा 7 बच्चे। लेस देन 30 में ये तो है ही, 30 से कम तो ये है ही ऑलरेडी, ये तो मतलब अब बुरे कैटेगरी में आते ही जाएंगे, क्योंकि अगले नंबर सारे बड़े क्राइटेरिया के हैं। तो लेस देन 30 की जब मैं बात करूंगा तो ये ऊपर का नंबर जोड़ दो तीनों, क्योंकि ये सारे लोग 30 से कम लाए हैं, 10 5 15 तो 17 लोग। मैं कहूँ 40 से कम कितने लोग लाए हैं, तो इतने लोग तो लाए हैं, और ये भी लाया है 40 से कम, तो 17 और 12 29। मैं कहूँ 50 से कम, तो आप कहोगे भैया सारे के सारे 50 से कम नंबर लाए, सबके सब 50 से कम नंबर लाए। ऐसा अज्यूम करा जा रहा है कि 50 किसी के नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लो, और सारे लोग 50 से कम नंबर लाए। इसका मतलब क्या है? 50, क्योंकि ये सारे लोग, सबको जोड़ दो, लेस देन खत्म। इस तरीके से हम बनाते हैं लेस देन। अब मोर देन को समझते हैं। अगर मैं बात करूं मोर देन की, अगर मैं बात करूं मोर देन की, तो इसी डेटा को आपको ध्यान से सोचना है। ठीक है, इसी डेटा को आपको ध्यान से सोचना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्या फ्रीक्वेंसी थी? 2 5 10 12 21। मैं कहूं अब मोर देन बनाते हैं, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्या कहोगे? एक सेकेंड। हाँ जी, आप क्या कहोगे इस केस में? आप यही कहोगे भैया 0 से ज्यादा लिखना। अच्छा बताओ, मोर देन 50 लिख सकते हो? मोर देन 50? आप कहोगे नहीं भैया 50 से डाटा आ ही नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि डाटा तो हमारा 50 से कम ही है सारा, 50 से डाटा ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मोर देन 50 वाला राइट साइड वाला कुछ भी यूज नहीं करूंगा मैं यूज करूंगा ये वाला लोअर लिमिट वाला। रट्टा मत मारना, लॉजिक लगाना। ठीक है, यानी कि यहाँ पहले आ जाएगा मोर देन 0, मोर देन फिर अगला क्या होगा? 10 20 30 और 40। अब मैं आपसे पूछूं, बहुत आसान है मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से ज्यादा नंबर आए? 0 से ज्यादा, ये बच्चा कह रहा है मेरे 40 से 50 के बीच में आए हैं 21 बच्चों के नंबर। ये वाला क्राइटेरिया कह रहा है 30 से 40 के बीच में 12 लोगों के नंबर है, 20 से 30 में 10 लोग, 10 से 20 5 लोग, 0 से 10 2 लोग। भाई 0 से ज्यादा तो ये सबके ही आए हैं, ये सभी लोग हैं जिनके 0 से ज्यादा आए हैं। खुद सोचो ना, ये भी 0 से ज्यादा है, क्योंकि 0 से 10 मतलब 0 से ज्यादा होगा। ये भी 0 10 से ज्यादा है, मतलब 0 से तो ज्यादा ही है, 10 से 20 है तो 0 से तो ज्यादा ही है। ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है 0 से, ये सभी नंबर तो 0 से ज्यादा है, यानी कि पूरा डाटा। और ये कहलाता है अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, F नहीं कहलाता, ध्यान रखना। लेकिन जब मैं बोलूं, अब अगला क्राइटेरिया क्या होगा? मोर देन 10। जब मैं बोलूं भाई 10 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो 10 से ज्यादा ना, जब मैं क्राइटेरिया पे आऊंगा तो यहाँ पे इस तरफ से ऐसा चलेगा, इसके ऊपर वाले नंबर को इग्नोर करो, और समझाऊंगा क्यों। मैं कह रहा हूँ 10 से ज्यादा कितने लोग हैं,
10 से ज्यादा, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया अब नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मोर देन, व्हेन आई टॉक अबाउट मोर देन 10, ये नंबर एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि ये तो ऐसे नंबर हैं जो 10 से कम है। 10 से ज्यादा में तो ये सारे नंबर है, ये नंबर नहीं है 10 से ज्यादा में, क्योंकि इन लोग के 0 से 10 के बीच में नंबर आए, 10 से ज्यादा नहीं आए, तो इस केस में 48 बच जाएगा। फिर मैं कहूँ 20 से ज्यादा कितनों के आए, 20 से ज्यादा, आपको भैया इतने लोगों के, क्योंकि अब तो 10 से ज्यादा वाला भी नहीं चाहिए मुझे। 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 और 40 से 50, ये लोग 20 से ज्यादा है। 22 और 21 43, हाँ 43, हाँ बिल्कुल सही। फिर मैं कहूँ 30 से ज्यादा, तो आप कहोगे भैया सिर्फ ये दोनों लोग हैं जो 30 से ज्यादा नंबर लाए, क्योंकि देखो 30 से 40, 40 से 40, ये तो 30 से कम है सारा। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33। फिर मैं कहूँ 40 से ज्यादा, तो आप कहोगे भैया अब तो 21 ही है, 40 से ज्यादा तो 21 ही है, खत्म। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मोर देन इस तरीके से बनाते हैं, लेस देन इस तरीके से बनाते हैं। कल को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है भाई, जहां आपको ये कह सकता है कि ये लेस देन है, इसको मोर देन बनाओ, तो पहले लेस देन को नॉर्मल बना लेना, फिर मोर देन को भी नॉर्मल बना लेना, जो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई मुझे मोर देन का डाटा दे रखा हो तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, जहां पर मुझे कहा है कि मैं आपको एक डाटा दे रहा हूँ, आप इसको लेस देन बना के दिखाओ। मोर देन दे रखा है मुझे, ठीक है। मुझे कहता है मैं आपको डाटा दे रहा हूँ मोर देन 40, ठीक है, फिर मोर देन 45, फिर मोर देन 50, मोर देन 55, 60, 65, 70, ठीक है। इधर है 140, इधर है 127, इधर है 112, इधर है 89, इधर है 61, इधर है 36, इधर है 17। अब जायज बात है, मुझे पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसे पता लगा सकते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? या तो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही होगी या कंटिन्यूस घटती जा रही होगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, कह रहा मोर देन तो दे रखा, कह रहा डायरेक्ट लेस देन बनाओ। मोर देन, भाई मोर देन से पहले नॉर्मल बनाएंगे, फिर लेस देन पे जाएंगे, तो बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको तो आना चाहिए बस, ठीक है ना। सबसे पहले मोर देन 40, आपको पता है सब में 5-5 का क्राइटेरिया सेट है, 5-5 का गैप है, इसका मतलब बन जाएगा। अच्छा, मोर देन 40 मतलब 40 से शुरू हो रहा होगा, है ना, क्योंकि मोर देन 70 है, मतलब मोर देन 40 है, 40 से तो कम हो नहीं सकता, तो क्राइटेरिया होगा 40 से 45, फिर रहा होगा 45 से 50, फिर रहा होगा 50 से 55, फिर रहा होगा 55 से 60, फिर रहा होगा 60 से 65, फिर रहा होगा 65 से 70, फिर रहा होगा 70 से 75, क्योंकि मोर देन 70 है। हालांकि हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट, बहुत से लोग 70 से भी ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अज्यूम कर लेते हैं 5-5 का डिफरेंस है, तो मोर देन 70 में अगला नंबर 70 से 75 ही होगा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि मोर देन 70 में 70 से 75 ही होगा। तो ये हमारा पहले नॉर्मल डाटा बन गया। भाई बहुत आसान है भाई, जब वो बोल रहा है ये वाला समझना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, थोड़ा सा ना मतलब फ्रेश माइंड रखो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहो और ज्यादा से ज्यादा डाटा के ऊपर फोकस करो। मैं जब आपको ये कह रहा हूँ कि 40 से ऊपर 140 लोग हैं, तो यानी कि 140 इन सभी क्राइटेरियाज में होंगे बटे हुए, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ मोर देन 45 पे आया, मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट मोर देन 40, जब मैं मोर देन 40 की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 45 की, तो 40 से ऊपर सब लोग आते होंगे और 45 से ऊपर भी सब लोग आते होंगे, लेकिन 45 से ऊपर में ध्यान सुनना, 45 से ऊपर में 41 आता होगा, आप कहोगे नहीं, 42 आता होगा नहीं, 43 44 नहीं आता होगा, और इवन 40 भी नहीं आता होगा जैसे मान लो, या 45 भी नहीं आता होगा ऐसे मान लो, सब मान लो, यानी कि ये नंबर तो नहीं आते होंगे और मुझे यही नंबर चाहिए। तो यहां जब मैं बोल रहा हूँ मोर देन 40, ये सारे लोग हैं, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 45, तो इसके बीच में 5 नंबर खत्म हो गए, 5 नंबर एंड हो गए, और उस वजह से कुछ नंबर भी कम हुए, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये नंबर आए होंगे, और वो कितने हैं, बोलो भैया माइनस करके पता चल जाएगा, 13। कितना आसान है देखो सेट करना। फिर मैं बोल रहा हूँ 45 से ऊपर, मोर देन 45 से ऊपर, और यहाँ अगला देखो 50 से ऊपर। 45 से ऊपर 127 लोग हैं, लेकिन 50 से ऊपर 112। इसका मतलब जो 46, 47, 48, 49, 50 वाले लोग हैं, ये इसमें तो आते हैं, लेकिन ये 50 वाले में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये जो 45 से 50 का जो डाटा रहा है, उसमें लोग कम हो गए। कितने कम हो गए?
15 लोग कम हो गए। क्यों? क्योंकि आपने पूछा होगा भाई 45 से ज्यादा वाले लोग हाथ खड़े करो, तब 127 लोग हाथ खड़े करे। लेकिन जब आपने बोला कि अब 50 से ज्यादा वाले हाथ खड़े करो, तो उसमें जो लोग ये नंबर लाए थे वो लोग अपना हाथ नीचे कर दिए। कितने लोग कर दिए? 15 लोग कर दिए। डिफरेंस है तो सही। बस आप समझ गए हो कि सब में माइनस करना। 12 में से 9 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ठीक है ना। 10 में से 8 गया 2, उसके बाद 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 36 में से 3 17 गया 19। अब लास्ट में सुनना, मोर देन 70 मतलब 70 से ज्यादा, तो ये 70 से ज्यादा ही तो है, इसमें पूरा 17 का 17 आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल बन गया। और अब इससे लेस देन बनाना है तो बहुत जल्दी बनाएंगे लेस देन, क्योंकि अब लेस देन बनाना मुश्किल थोड़ी ना है। लेस देन क्या? लेस देन 45 है ना। लेस देन 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। 45 से कम कितने लोग? आप कहोगे 13 लोग। 50 से कम कितने लोग? 50 से कम ये पूरा आ जाएगा 28 लोग। 55 से कम कितने लोग? 28 में 23 और जुड़ जाएगा 51। 60 से कम में कितने लोग? ये सारे लोग 60 से कम है ना। इसका मतलब 51 में 28 हो जाए, 8 और 1 9, 5 2 7, 79। उसके बाद 65 से कम कितने लोग? तो इसमें 25 और जोड़ दो, 9 5 14, 7 और 1 8, 8 2 10, 104। 70 से कम कितने लोग? तो भैया इसमें 19 और जोड़ दो, 9 4 13, 1 और 1 2, 123। 123 में अब उसने बोला कि 75 से कम कितने? तो ये सारे ही हैं। 75 से कम 17 और जोड़ दो इसके अंदर, 7 3 10, 140 बन गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखो, अभी 2 चीज रह गई हैं, फिर अपना ये टॉपिक खत्म। और दोनों बेसिक सी चीज है, मेन तो लेस देन मोर देन ही है। फिर ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आपको समझना है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिवेरिएट, जिसमें हमारी बुक में मेरे ख्याल से सिर्फ बाइवेरिएट ही है, जो कि आप पहले इतना कर लो, जो आपको लगेगा हो जाएगा तो हम इस पार्ट को फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट की 2 बेसिक सी सीरीज बचे, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है, उसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सीरीज से बात करें तो वो एक है इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। बस इसको आपको देखना है और कुछ नहीं है। इक्वल क्लास इंटरवल क्या है? सब में बराबर से सीरीज बटी हुई हो, 10-10 का गैप हो, 10-10 का गैप हो। लेकिन अनइक्वल किस तरीके से होगी? जैसे मैं लिख देता हूँ अनइक्वल, क्योंकि इक्वल तो आप बार बार देख रहे हो। ये देखो, कुछ नहीं है बेटा इसमें, बस इसकी शक्ल दिखाई गई है और कुछ नहीं है। ये अनइक्वल है और इसका थोड़ा बहुत रोल हिस्टोग्राम में रहता है। जब आप हिस्टोग्राम कर रहे होगे, मैंने करा दिया, तब आप समझ गए होगे कैसे रहे, फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके ऊपर, इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद ये हमारी होती है अनइक्वल और इक्वल, ठीक है ना। अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। बस लास्ट पार्ट हमारा आता है मिड वैल्यू सीरीज, जो मजेदार चीज है थोड़ी सी। इसका भी बेटा थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में यूज पड़ जाता है, तो समझते हैं। जब आपको कभी भी मिड वैल्यू दे दी जाए, मतलब इसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं देगा, मिड वैल्यू दे देगा और आपको कहेगा कि भैया इसका ना जरा आंसर निकाल के दो, 15 25 35 और 45। फ्रीक्वेंसी थी इनकी 4 8 10 6 और 2। और आपको कहेगा इस क्वेश्चन में कि भैया जरा हमरा को इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू निकाल के, मतलब मिड वैल्यू है, क्लास इंटरवल बना के दो। तो मेरे भाई समझो, मिड वैल्यू बहुत ध्यान से, मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। कितने का फर्क है? 10 का फर्क है। मिड वैल्यू बीच की वैल्यू रही होगी, एक अपर लिमिट रही होगी, एक लोअर लिमिट रही होगी। बहुत आसान है। कितने का फर्क है? 10 10 का फर्क है। यानी कि टोटल इसमें 10 का फर्क है। 5 फर्क इधर दे दो, 5 फर्क इधर दे दो। 5 ज्यादा होगा 10, 5 कम होगा 0, खत्म। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 15 है, कितने का फर्क है? 25 का 15 लिखो। टोटल फर्क है 10 का, मतलब गैप तो सब में 10 का ही है ना, तो 10 का गैप है दोनों में, तो 5 फर्क इधर, 5 फर्क इधर, 5 फर्क इधर 10 हुआ, 5 फर्क उधर 20 हुआ, खत्म। ये हमारा हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ये हर तरीके के पॉइंट में हर तरीके से, हर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेना। इससे मैंने क्लास 9th की स्टेटिस्टिक्स करा रखी है, उसमें ये खतरनाक खतरनाक थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो आप लोगों के भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में इससे।
मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ लेना पड़ा हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझसे बोलना। इसका एक टॉपिक रह गया है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं नहीं कहूंगा ये टॉपिक खत्म हो गया है, ये चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको लगे सब हो गया हो तो उसको कमेंट करना, तो हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा खत्म हो चुका है, जहां हमने क्लासिफिकेशन समझा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।